नमस्कार। आपका खाता, आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या किसी भी सरकारी बैंक में है और या किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, और अगर आपने 2017 यानी 7-8 साल पहले कोई ऑटो लोन लिया है, कोई होम लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन भी लिया है, अगर आप उस बैंक में जाएंगे और ये बोलेंगे कि हमारे उस अकाउंट में कितना पैसा कहाँ से जमा किया गया है, यानी अकाउंट डिटेल्स, कि हमारी कोई किस्त बाउंस तो नहीं हो गई और हम पे जुर्माना कितना लगा है, हमारा अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा हुआ है, या हमें कितना वन टाइम पे करने पर हमें एनओसी बैंक दे सकती है, तो आपको कितना वक्त लगेगा। चलिए, सरकारी बैंकों में तो बैंक के कर्मचारी कई बार बहुत बिजी भी रहते हैं, कई बार सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसका हवाला दे के आपको दूसरे दिन आने के लिए कहते हैं, और कई बार आप देखते होंगे कंट्रोल पी या कंट्रोल एस निकाला, सब कुछ ऑनलाइन है, तुरंत से आपको एक लंबा चौड़ा आपके अकाउंट का डिटेल आ जाता है और 10 वर्षों में, 8 वर्षों में पिछले आपने कितनी बार बैंक में पैसा डाला निकाला, इसका भी डिटेल आपके अकाउंट में आ जाता है। लोन अकाउंट का भी डिटेल आ जाता है कि आपकी कितनी किस्तें, कितने ईएमआईज बाउंस हुई, कितनी टाइमली रहीं, कितना आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा और कितना पैसा आप पर बकाया है और आपका लोन कब ख़त्म हो जाएगा। तमाम बातें आपको सारी जानकारी तुरंत की तुरंत मिल जाती है। लेकिन एसबीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये कहा, जो फैसला 15-16 फरवरी को आया था, उस फैसले को आए 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में उनसे मांगी है, उसके लिए उन्हें कम से कम 3-4 महीने का वक्त देना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो 30 जून तक ये जानकारी, यानी 120 दिन के बाद ये जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बड़ा पेचीदा है, उसको डिकोड करना और उसकी सारी जानकारी सामने रखना ये बड़ा पेचीदा काम है, इसमें बहुत वक्त लगेगा। पूरे विपक्षी दलों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। एक बड़ी खबर बन गई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसे कि 6 मार्च को ये सारी जानकारी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में 120 दिनों की मोहलत क्यों मांग रहा है, और ऐसे समय में वो ये सारी जानकारी साझा करना चाहता है जब देश में लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे, नतीजे आ चुके होंगे। तो उस समय इस जानकारी के आने का फायदा क्या है। तमाम बातें इसके बारे में कही गई, विरोधी दलों ने अपनी तरफ से अपनी बातें कही। आपको मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत चर्चा रही है, तो आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मुद्दे, जो न्यूज़ आजकल चर्चा में हैं, उनको सहज और सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्या है और क्यों विपक्षी दल इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, और क्यों एसबीआई के इस फैसले से कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला बाद में करेगा, 1 हफ्ते के भीतर किसी दिन डेट लगेगी, तब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसने क्या मोहलत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्यों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े बैंक को जाकर ये कहना पड़ा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा पूरा सार्वजनिक करने में उसे बहुत समय लगेगा। सवाल ये उठा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जानकारी आके ही क्या करेगी। तो ये सब मामला क्या है, थोड़ा मैं आपको सरल और सहज शब्दों में बताता हूँ। दरअसल नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने 2017 के बजट में ये प्रावधान किया कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और काला धन का इस्तेमाल रोकने के लिए, ये बात कही गई, उसके लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई। उसको 2018 में कानूनी जामा भी पहनाया गया। मनी बिल में डाला गया ताकि राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल न कर सके। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, लेकिन अगर आप जानते हैं संविधान में ये व्यवस्था है कि मनी बिल को लोकसभा ने जैसा पास कर दिया है, राज्यसभा को भी वैसा ही पास करना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की वो स्कीम कानून बन गई 2018 में। क्या था इसमें ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी कंपनी खरीद सकती है। शर्त सिर्फ 2 है। पहली शर्त यह है कि जिस बैंक अकाउंट से ये
खरीदा जाएगा उसका जो व्यक्ति खरीदेगा उसका प्रॉपर KYC हुआ होना चाहिए, यानी वह आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए। और इसको आप खरीद करके अपने मन पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदे के तौर पर दे देते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, आप उसको राजनीतिक दल को देते हैं और राजनीतिक दल की तरफ से उसको पे स्लिप के साथ उसको उस बॉन्ड को भुना लिया जाता है और वो राजनीतिक दल के खाते में आपका दिया हुआ चंदा पहुंच जाता है। लेकिन इसमें पेच है, ये जितना सीधा आपको दिखाई दे रहा है इतना सीधा है नहीं। इसमें शर्त ये भी रखी गई कि जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसकी पहचान छुपाई जाएगी, यानी वो गुमनाम वचन पत्र होगा। पहली बात तो ये है कि जो आदमी चंदा दे रहा है, हालांकि जो कैश में भी चंदा अभी राजनीतिक दलों को माना यह जाता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से कई गुना ज़्यादा कैश में दिया जाता है और इसके पहले चुनावी चंदा कैश में ही ज़्यादा देने का प्रचलन भारत में रहा है। नंबर 1 में भी दिया जाता है, उसका हिसाब किताब पार्टियों के पास रहता ही, आपको पता ही। तो इसमें यह नियम लगाया गया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उस व्यक्ति की कंपनी की पहचान छुपाई जाएगी। तो सवाल ये उठा कि जब कोई खरीद रहा है और आपको चंदा दे रहा है तो उसकी पहचान क्यों छुपाई जा रही है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति ये जो राजनीतिक दल को चंदा देगा वो हालिया चुनाव, लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें कम से कम 1% उसे वोट मिला हुआ हो, ऐसी ही वो पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत वो रजिस्टर्ड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए। मामला यहाँ तक चला और उसके बाद अभी इसी फरवरी में इसी सरकार ने संसद में बताया कि 16,000 करोड़ से ज़्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा चुका है SBI से। तो आप समझिए देश के राजनीतिक दलों को 16,000 करोड़ से ज़्यादा चंदा पिछले 6 वर्षों में दिया गया है। अब ये चंदे का अधिकाधिक भाग, चूंकि केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, तो सबसे बड़ा चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से गया। कई लोग उसको 58%, 60% भी कहते हैं, हालांकि उसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। तो जो ये पूरा मामला है इसको लेकर के कि ये काले धन को सफ़ेद करना और अपने मनपसंदीदा लोगों से नंबर 1 में चंदा लेने की केंद्र सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, जिसके जरिए विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि जिसके जरिए आप पैसे ले रहे हैं और उन कंपनियों को, उन लोगों को सरकार की तरफ से उपकृत भी किया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया गया। सरकार की तरफ से कहना ये साफ था कि ये बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट है और ये बैंक के जरिए लेन देन हो रहा है, इसलिए इसको गुमनाम वचन पत्र इसलिए रखा गया, पहचान छुपाने का प्रावधान इसमें इसलिए किया गया ताकि कोई व्यक्ति अगर आज मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज SBI इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 10,000 रुपये का या 1 लाख रुपए का, मैंने उसे भारतीय जनता पार्टी को दिया या कांग्रेस पार्टी को दिया या उत्तर प्रदेश में, चलिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, किसी दूसरे राज्य में TMC को मैंने दे दिया 10,000 रुपये का, तो वो चंदा मैंने गुमनाम दिया, लेकिन मैंने पार्टी को बता दिया कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपको पैसा दे दिया, आप भुना लीजिए। उसको पार्टी ने भुला लिया। उसके बाद में उस सरकार से या वहाँ से मैं कोई फ़ायदा ले सकूँ, फ़ायदा लूँ या ना लूँ, लेकिन अगर वो सरकार चली जाती है और दूसरे राजनीतिक दलों के निशाने पर मैं ये रहता हूँ कि फलां आदमी ने पिछली बार इस सरकार को पैसा दिया था, तो वो सरकार आने के बाद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करे, और ख़ासकर बिजनेसमैन पर यह खतरा बना रहता है कि आपने बीजेपी के सरकार में रहते आपने बीजेपी को इतना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया था, अब हमारी सरकार आई, अब हम आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से और जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की हिमायत कर रहे थे उनकी वजह से, उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि इसलिए इसमें पहचान छुपाई जानी चाहिए। बाकी तो ये बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन है और KYC के थ्रू आपने खरीदा है, तो इसमें काला धन कहाँ है? वही बैंक अकाउंट खरीद सकता है, वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसका बैंक अकाउंट KYC से लिंक्ड हो, और उसी के जरिए खरीद करके वो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। लेकिन
ये तर्क एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि अगर आपको नंबर 1 का या नंबर 2 का कुछ भी नंबर 1 का ही पैसा मिले, लेकिन देने वाले का नाम अगर छुपा दिया गया, वो सार्वजनिक नहीं हुआ, तो फिर उसमें तो पेंच है ही और उसमें कुछ झोल है ही। ये सवाल उठाया गया और इन्हीं सब सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। वहाँ 5 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला पिछले दिनों फरवरी 15 तारीख को ये फैसला दिया कि एसबीआई 6 मार्च तक ऐसे लोगों का नाम उजागर करे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश के राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि एसबीआई जो डिटेल जानकारी देगी उस सारे नामों का और उन राशि का और उन पार्टियों का नाम उन्हें अपनी वेबसाइट पे देना होगा, ताकि देश की ये जनता जान सके कि पिछले 5 वर्षों में किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है। और ये फैसला ऐसा कहा गया कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर एसबीआई ने तर्क देते हुए कि वो 6 मार्च तक ये जानकारी नहीं दे सकती। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी चुनाव से पहले आने वाला नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में अपना वो छूट देता है, नहीं देता है, या समय सीमा को कम करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इतनी मियाद रखी गई कि देश में आज चुनावी आचार संहिता लागू हो जाए, 13 मार्च तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आ चुका है, और जैसा पीछे के चुनावी तारीखों के ऐलान से लगता है कि 13 मार्च तक तो इस देश में चुनाव की घोषणा होने की नहीं है, उसके बाद कभी भी हो सकती है। 13 मार्च तक कार्यक्रम आया है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का पीछे भी आपने देखा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, खैर अभी जो डेट है उसमें भी 15 मार्च के बाद ही ये संभावना बताई जा रही है कि 13, 14, 15, 16 मार्च तक इसकी घोषणा होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स पूरे देश में हो रहे हैं, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ मार्च में ज़्यादातर राज्यों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स और सीबीएसई और आईसीएसई के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको मालूम है कि मतदान स्कूलों में ही ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में पहला लोकसभा चुनाव जो है चरण का होगा। तो क्या ये जानकारी, क्या ये देश जाने बगैर कि किस राजनीतिक दल ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, उसके बगैर ही 2024 के चुनाव में जाएंगे। और जब नई सरकार बन जाएगी तो किसने किसको चंदा दिया, अगर ये पता चलेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसबीआई ने कहा कि करीब 22,100 कुछ लोगों ने, मतलब संख्या की दृष्टि से 44,000 कुछ बॉन्ड इलेक्टोरल खरीदे हैं, और चूंकि ये नियम में था, ये कानून में था, इसलिए ये 29 एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से ये खरीदा गया है। और ये जब खरीदा जाता है तो इसका डिटेल एक तो उस बैंक की शाखा के पास होता है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स मुंबई में जाता है। चूंकि इसमें पहचान छुपाने की बात की गई थी, इसलिए इसका कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है, और इसको अलग अलग शाखाओं से मंगाना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। 44,000 जो बॉन्ड हैं उनको देखना पड़ेगा और नाम उसको देना पड़ेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है कि 29 जगहों से लिया जाए डिटेल और उसका फिर मिलान कर कोर्ट को बताया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था तो 20 दिन तक एसबीआई को ये सोचने और समझने में लग गया कि उसे समय 120 दिन का चाहिए। ये भी हैरत वाली बात है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का ये मानना है, विरोधियों का मानना है कि ये सच को छुपाने जैसी बात है। अगर देश का, और आज के दौर में जब हम चांद पर जा रहे हैं, आज के दौर में जब हम 21वीं शताब्दी में क्या नहीं कर रहे हैं, और जब हम इतने 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और आज के दौर में जब डिजिटलाइजेशन हो गया है, वो 7 करोड़ लोगों का इनकम टैक्स समय पर और उनका रिफंड इतनी जल्दी अब 3-4 दिनों में आ जा रहा है। ना जाने कितने करोड़ लोग ईपीएफओ के अंतर्गत पीएफ के जो ईपीएफ
जमा करते हैं उसकी निकासी पहले महीनों लगती थी, अब ऑनलाइन जरिए 3 दिन में 4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो एसबीआई 22,400 या 500 लोगों के खरीदे जाने वाले 44,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैच नहीं करा सकती, या इसके पीछे दूसरा कोई कारण है? मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे जुड़ी समस्याएं और एसबीआई का जो तर्क है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप ही फैसला कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, वो एसबीआई को मोहलत देता है या नहीं देता है। लेकिन देश में चुनाव के पहले ये जानने की दिलचस्पी ज़्यादातर राजनीतिक दलों को थी, मुझे भी थी, और आज के बाद आपको भी होगी कि आखिर 16,500 करोड़ किसने किसको इसमें कितना कितना हिस्सा दिया है। और आप ये समझिए, ये नंबर 1 में दिया हुआ पैसा है, नंबर 2 में किस कदर, उसी अनुपात में आप जोड़िएगा अगर ये संख्या सामने आती है कि उसी अनुपात में उन पार्टियों को दूसरे तरीके से चंदा कितना दिया गया होगा। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।